कि किस तरह से वो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज के एजेंडे का। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। G20 बैठकों में आज तिरुवनंतपुरम में दूसरी G20 एम्पावर बैठक होगी शुरू। कोहिमा में चौथा और अंतिम बिजनेस 20 बैठक की आज होगी शुरुआत। गुवाहाटी में चल रहे दूसरे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में वैश्विक कौशल गैप को दूर करना, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी। तो बात करते हैं भूटान नरेश को लेकर। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। भूटान नरेश पहले से ही घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार रूप देने के लिए भारत के दौरे पर हैं। भूटान नरेश आज भारत दौरे के दूसरे दिन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में भूटान नरेश से भेंट की। विदेश मंत्री ने एक ट्वीट में भूटान के भविष्य और भारत के साथ अनूठी साझेदारी को मजबूत करने के लिए भूटान नरेश के दृष्टिकोण की भूरी भूरी प्रशंसा की। और हमारे संवाददाता अमृतपाल इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमृत, साफ तौर पर ये जो यात्रा है ये कई मायनों में खास है, भूटान नरेश की 3 दिवसीय यात्रा। लेकिन अगर इसके राजनीतिक और साथ ही साथ हम डिप्लोमेटिक अर्थों को समझने की कोशिश करें तो वो क्या रहेंगे? देखिए, बहुत खास यात्रा है क्योंकि भूटान एक भारत का बहुत अहम हमसाया मुल्क है। नेबरहुड पॉलिसी के तहत भूटान रेसिपिएंट रहा है भारत की लार्जेस्ट का 12th 5-year प्लान जो उनका चल रहा है, उसमें भारत से करीब 4500 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट असिस्टेंस, डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट असिस्टेंस दी है। लगातार दोनों मुल्कों से ही दोनों एक दूसरों के देशों में बायलैटरल विजिट्स होती रही हैं। तो भूटान नरेश की ये भारत यात्रा अब जब उनका 12th 5-year प्लान खत्म होने को है इस साल, तो उस पर बातचीत होगी। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बातचीत होगी, डेवलपमेंटल कोऑपरेशन पे बातचीत होगी, भारत की और असिस्टेंस भूटान को कैसे दी जा सकती है उस पर बातचीत होगी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे बातचीत होगी। तो जब प्रधानमंत्री से वो आज मिलेंगे कुछ ही घंटों में, तो ये पूरा जो एंटायर गैमेट ऑफ रिलेशनशिप है वो डिस्कस होगा। इस लिहाज से ये दौरा काफी अहम है। आंचल, और साथ ही अभी हाल ही में जिस तरह से हमने देखा, ये दौरा ऐसे समय में हुआ जब भूटानी प्रधानमंत्री ने एक प्राइवेट साक्षात्कार में डोकलाम को लेकर एक विवादित बयान दिया था और खासतौर पर भूटान और चीन के बीच सीमा को लेकर गुपचुप बातचीत भी हुई है। इसमें क्या दिल्ली को सतर्क रहने की जरूरत है और आगे भी इस पर बात संभावित है? उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था चाइना और भूटान ने। उनके प्रधानमंत्री का एक बयान था, फिर उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था कि देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन। हालांकि दोनों ही पक्षों ने, ना भारत ने ना भूटान ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट जारी की है कि इस बारे में बातचीत होगी या नहीं। पर हाँ, क्योंकि भूटान की जियोपॉलिटिकल जो एग्जिस्टेंस जहां है, जहां वो ज्योग्राफी सिचुएटेड है, तो वो भारत के लिए इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी के लिहाज से भी। तो हो सकता है कि इस बातचीत पर बातचीत हो, पर आधिकारिक तौर पर दोनों साइड्स ने इस पर कुछ कहा नहीं है। पर ये है कि हाँ, उनका जो बायलैटरल रिलेशनशिप है चाइना के साथ किसी भी थर्ड कंट्री का,
वो इंडिपेंडेंट उनकी सॉवरेनिटी को मानता है और ये कहता है कि उनके पास हक है किसी भी थर्ड कंट्री के साथ अपना सॉवरेन रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए। पर हाँ, भारत में कंसर्न जरूर होगा कि उसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भारत पर क्या होते हैं। तो हो सकता है कि इसके बारे में बातचीत हो। और साफ तौर पर जो तमाम जल विद्युत परियोजनाएं खास तौर पर भूटान में चल रही हैं, वो सबसे अहम हम कह सकते हैं मुद्दा हो सकता है। खास तौर पर अगर हम चोखा जल विद्युत परियोजना की बात करें, पेंडन सीमेंट प्लांट की बात करें, पारो हवाई अड्डे को लेकर जिक्र किया जाए, उस लिहाज से ये जो 3 दिवसीय दौरा है भूटान नरेश का, आप कितना अहम मानते हैं? जी बिल्कुल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एक बड़ा अहम पिलर ऑफ कोऑपरेशन है। भारत ने कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वहां बनाए हैं। भारत बिगेस्ट बायर है उनकी इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो ट्राइपार्टाइट है ये बांग्लादेश को भी एक्सटेंड हो सकता है, तो उस लिहाज से ये काफी इम्पोर्टेंट पिलर है रिलेशनशिप का। जब भी दोनों देशों में ये वार्ता होती है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है ये काफी इम्पोर्टेंट काफी तरजीह से डिस्कस होता है। तो इसको काफी तरजीह दी जाती है। तो ये जरूर आज की डिस्कशंस में भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि इसको रिव्यू किया जाए कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उनकी क्षमता और कैसे बढ़ाई जा सकती है, और सेकेंडली आगे के लिए रोड मैप क्या है इन्वेस्टमेंट का, ऑपरेशनलाइजेशन का। तो ये एक अहम बिंदु रहेगा आज की वार्ता में। और अगर हम भूटान के भू राजनीतिक महत्व को लेकर जिक्र करें अमृत, तो साफ तौर पर हम मानते हैं कि 52 देश अगर देखा जाए और यूरोपीय संघ के साथ राजनयिक संबंध है भूटान के, वहीं बिम्स्टेक की बात हो, विश्व बैंक IMF का सदस्य भी है भूटान, सार्क का संस्थापक देश है। उस लिहाज से चुनौतियां क्या हैं अगर हम दोनों देशों के संबंधों का जिक्र करते हैं तो? देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री है भूटान। ज्यादातर साइड से भारत से सीमा लगती है। भारत का इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, आप बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं उनके। पर ये जिस तरह से ये रिलेशनशिप इवॉल्व हुआ है, सेलर बायर रिलेशनशिप से बढ़कर ये एक पार्टनरशिप में इवॉल्व हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन में इवॉल्व हुआ है। उस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। दूसरा, आपके कल्चरल जो टाइज हैं वो बहुत ओपन बॉर्डर्स हैं आपके दोनों देशों के। तो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है, रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की जो आसपास के बॉर्डर एरियाज हैं वो इफेक्ट होती है। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ जाते हैं, वहाँ आते हैं। स्मॉल जो ट्रेडिंग होती है वो होती है। जियोपॉलिटिकली जैसे हमने बात की पिछले सवाल जो आपका था उसमें कि बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे बैठा है। एक और बांग्लादेश है, ऊपर चीन है, इधर भारत है। भारत का नॉर्थ ईस्ट है जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। हमने देखा कि अब अगर आप माजी की भी बात करें तो वहां भी जब उल्फा के अगेंस्ट आपने ऑपरेशन लॉन्च किया था तो भूटान की उसमें एक योगदान था। वहां कई जो एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने कई बार भूटान के जंगलों में जाके पनाह ली क्योंकि ओपन बॉर्डर्स हैं। पर भारत भूटान की रेगुलर कोऑपरेशन के साथ आप उनको फ्लश आउट कर सके। तो ये सब लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, भारत के लिहाज से भी भूटान के लिहाज से तो है ही। बिल्कुल। और आगे भी आज हम मानते हैं कि जिस तरह से मुलाकात होनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, तो कई अहम बातें जो हैं वो सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा कर लेंगे। तो भूटान नरेश भारत के 3 दिवसीय दौरे पर और इस एजेंडे पर रहेगी खास नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात G20 की। भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला स्थित हपनिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में शुरू हुआ। 60 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में
भाग ले रहे हैं। इसका शीर्षक स्वच्छ ऊर्जा के लिए हरित भविष्य रखा गया है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। इनके हल के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। और अगरतला से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे। कुणाल, क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए तमाम देश प्रयासरत हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में खास तौर पर ग्रीन और क्लीन एनर्जी को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने के लिए क्रेडिट ऑफ टेक की भी जरूरत है। अगर अलग अलग योजनाएं शुरू करनी है, उस लिहाज से ये बैठक कितनी अहम आप मानते हैं? जी, काफ़ी अहम बैठक थी ये कल 2 दिवसीय बैठक है। कल डे लॉन्ग मीटिंग थी ये। इसके ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस दिया गया सभी देशों द्वारा। हालांकि जो प्रमुख तौर पर जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है प्रोफेसर अजय सूद, उन्होंने खास तौर पर कहा कि जो भी समस्या है पूरे विश्व में, जो समस्या फेस कर रही है ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो ये इस समस्या को तुरंत एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें कोई भी देरी होनी नहीं चाहिए। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो भारत ने जो ग्रीन मिशन लॉन्च किया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, इसका भी उल्लेख उन्होंने इस बैठक में किया। और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए ईयरमार्क किए गए हैं। और यही है कि मतलब सरकार का, मतलब भारत सरकार का ये रवैया है और कहना है कि ये जो भी ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रही है, तो जी कुणाल, तो क्योंकि अलग अलग विकल्पों के बारे में निकालना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिन अलग अलग विकल्पों का हम जिक्र कर रहे हैं क्लीन एनर्जी के लिए, उनके बारे में जागरूकता लाना भी बेहद अहम है। तो इस बैठक से वैज्ञानिक तौर पर अगर हम देखें, किस तरह से जागरूकता लाई जाएगी इन तमाम देशों के लिहाज से? क्योंकि हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने जब इस G20 की अध्यक्षता ली थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि विकसित और विकासशील दोनों जो देश हैं, उन पर जिम्मेदारी है पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षित करने के लिए। जी, ये जागरूकता तो लानी पड़ेगी हर एक आदमी के बीच में। ये लिटरेसी का एक पार्ट है। So this will have to be seen how the awareness is created among people. But at the same time, on one thing, the G20 countries have come on the same page कि ये जो global challenges जो face कर रही है, challenges in the sense जो rise हो रहा है टेम्परेचर में, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्लीन एनर्जी की तरफ रुख मतलब करना पड़ेगा। तो ये सब बातें इस मीटिंग में हुई है। चलिए, तो आप लगातार नज़र बनाए रखिएगा और आगे भी इस तमाम जुड़े अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो त्रिपुरा में अगरतला की अगर बात की जाए तो विज्ञान 20 की भी जो बैठक चल रही है, उसमें साफ तौर पर किस तरह से क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार विचार विमर्श हो रहा है, उससे हम आपको लगातार आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। और अब बात करते हैं गुवाहाटी की। भारत की G20 अध्यक्षता में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और गुवाहाटी में चल रही दूसरी G20 रोजगार की जो बैठक है, जो गुवाहाटी में चल रही है, उसका आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनमें वैश्विक कौशल गैप को दूर करना, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक सुरक्षा और सामूहिक संरक्षण के लिए सतत वित्त पोषण शामिल है। और इनके साथ अतिथि देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और इसी पर गुवाहाटी से ही जुड़ रही हैं हमारी। चलिए, तो वैश्विक कौशल गैप को दूर करना, सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा बेहद अहम है। जब हम आज जिस G20 अध्यक्षता की जो कार्यक्रमों का सिलसिला है उसके बारे में जिक्र कर रहे हो, खासतौर पर जो स्किल मैपिंग है वो बेहद अहम है, क्योंकि स्किल मैपिंग के जरिए ये जानना कि किस तरह से प्रशिक्षण के गैप को दूर किया जाएगा, उस लिहाज से बेहद अहम है जो ये बैठक यहाँ पर खास तौर पर रोजगार सृजन को लेकर चल रही है। क्योंकि इस बैठक में कई प्रतिनिधि शामिल हैं
और कई प्रतिनिधियों के शामिल होने की वजह से जो एक सामूहिक प्लेटफॉर्म है जिसमें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सामूहिक संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें सतत वित्त पोषण भी शामिल है, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक बहुत जरूरी है जब हम रोजगार सृजन के अवसरों का जिक्र करते हैं। उस लिहाज से ये बैठक बेहद अहम। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राजनीति आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं आज के जर्नल में पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां हुगली जिले में फिर से हिंसा भड़क गई। हुगली जिले के रिशुरा इलाके में कल देर रात उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब उपद्रवियों के एक समूह ने स्टेशन के पास फाटक पर देसी बम फेंकना शुरू किया। कुछ उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव शुरू किया, साथ ही रेलवे स्टेशन के पास खड़े वाहन में आग लगा दी गई। पथराव की ताज़ा घटना और वाहन में आग लगाने की घटना के बाद रिसुरा रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और स्टेशन से आने जाने वाले सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना पड़ा। ट्रेनों के संचालन को रोकने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर देर रात ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। रविवार को हुगली में भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प के एक दिन बाद ये घटना सामने आई। राज्य सरकार ने बाद में निषेधात्मक आदेश जारी किए और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी और सुनील चौधरी की अगुवाई में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। और कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत, अभी जिस तरह से हम सुबह बात कर रहे थे, हालात जो हैं वो काबू में हैं, लेकिन जिस तरह से अब हनुमान जयंती आने वाली है उसको लेकर क्या कोई विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा? विशेष दिशा निर्देश तो दूर की बात है, ऊपर से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कल उन्होंने बताया कि देखिएगा कि आगे जाके हनुमान जयंती या 6 अप्रैल को फिर से घटना ना घटे। तो इस तरह की बातें करना, जिसको कहना चाहिए कि भड़काने वाली बात है, जो रामनवमी के दिन सुबह भी उन्होंने इस तरह से बयान दी थी, तो ये भी हमारे लिए काफी चिंता की विषय है, क्योंकि जब भी हम सोच रहे हैं कि स्थिति काबू में है, चाहे वो हावड़ा के लिए हो चाहे वो हुगली के लिए हो, जब भी हम सोच रहे हैं कि स्थिति काबू में है तो कुछ ना कुछ उपद्रवी अगले दिन पत्रकारों के ऊपर हमला करते हैं, नहीं तो दोबारा पथराव शुरू हो जाते हैं, नहीं तो कल जैसे आधी रात को इस तरह से स्टेशन के ऊपर हमला हो गया। तो अब स्थिति शांत है ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन हाँ ये सही है कि बड़े संख्या में पुलिस तैनात कर दिया गया, साथ में रेलवे पुलिस की तरफ से भी तैनाती हो चुके हैं वहां पे। तो इस तरह से स्थिति को काबू में लाने की कोशिश, इंटरनेट बंद करके जो भी हो, लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार की तरफ से और कोई पुख्ता कदम उठाया जाए जिससे इस तरह की बयानबाजी ना हो और जिससे लोग फिर पथराव करे या उपद्रवी अपने अपने इलाके से निकल के इस तरह की स्थिति पैदा करे। हम यही आशा करते हैं आंचल। और साथ ही ये भी खबर सामने आई है प्रसन्नजीत, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्होंने जो हिंसा की सूचना मिली उसके बाद दार्जिलिंग के अपने कार्यक्रम को रद्द कर वो कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं।
हाँ बिल्कुल सही है। G20 के लिए उनको वहां पे पहुंचना था। G20 के टूरिज्म के ऊपर एक वहां पे कॉन्फ्रेंस पिछले कई दिनों से चल रहा था, तो वापस आना उनके लिए लाजमी है, क्योंकि जो हम कहते हैं कि ही इज दी कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से अगर स्थिति का हाथ से बाहर निकल जाए, जब कल हम बात कर रहे थे शाम को, तो हम बोले कि हाँ स्थिति शांत हो गया, लेकिन फिर रात का ये उपद्रव और हम सुबह से आज फिर से उपद्रव के ऊपर बात कर रहे हैं, ये काफी चिंताजनक है। इसीलिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी वापस कोलकाता पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं आगे जाके स्थिति थोड़ा काबू में आए और हम हर दिन सुबह इस तरह से बंगाल की नेगेटिव बातें ना करें। और साथ ही जिस तरह से हम लगातार आरोप प्रत्यारोप का एक दौर देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के भाजपा विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि प्रशासन लगता है कि छुट्टी पर है जिस तरह से ये घटना सामने आई। वहीं पर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि शांति बनाए रखें और हाई अलर्ट पर है पूरा पुलिस प्रशासन। हाँ, ये बताया तो जा रहा है, लेकिन मुश्किल इस बात के साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ये भी कह रही है कि रमादान की महीना है, मुसलमान कुछ नहीं करते हैं इस रमादान की महीना में, हिंदुओं को ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए आचल, मेरा ये कहना है कि किसी चीफ मिनिस्टर इस तरह से सीधी तरह धर्म की नाम लेकर, मुसलमान और हिंदू का नाम लेकर इस तरह से बयानबाजी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये मेरा सवाल है, क्योंकि हमारे ही पिछले इतने सालों की, आप भी इतने साल पत्रकारिता कर रही है, आप जानते हैं कि हम लोग कभी भी इस तरह की स्थिति में किसी धर्म का उल्लेख नहीं करते हैं। हम दो गोठों के बीच में संघर्ष है, इस तरह से बातें करते हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर सीधी तरह से हिंदू मुसलमान की बात करे, चीफ मिनिस्टर सीधी तरह से मुसलमानों की रास्ता कहने लगे, तो उसके बाद पुलिस का क्या कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस का क्या रवैया होना चाहिए? पुलिस भी चिंता में है, पुलिस भी दुविधा में है कि क्या मैसेज चीफ मिनिस्टर जिस बड़े पद पर वो हैं, तो उनकी बयानबाजी या फिर उनके कहे हुए वक्तव्य बहुत असर डालते हैं समाज के हर तबके पर, खासतौर पर जिस राज्य की वो अगुवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जिस तरह की स्थिति रहेगी कोलकाता में उस पर अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के एजेंडे में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच
हमारे साथ मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथा। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। हमारे शौहर नवाब वाजिद अली शाह का शासन है और उनके शासन में कोई घर या दुकान तोड़ नहीं सकता। You do not listen to your begging, or else it will lead to a war. आप अब नवाब नहीं रहे हजरत, हमारे अवध पर अब अंग्रेजों का राज। हमारी मानिए, जंग का ऐलान कर दीजिए। हमला! बहुत शक्तियां हैं इस वतन में, हमें इस मिट्टी से जन्मे हैं, इस मिट्टी में मर जाएंगे। धरती का वो दुर्गम द्वीप जहां होती है चांद पर जाने की ट्रेनिंग। जर्मन अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गेस्ट से विस्तार से जानिए चंद्रमा पर जाने की ट्रेनिंग के बारे में। मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।